Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College, Nagpur. तो जो लास्ट ई क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी औद्योगिकरण के बारे में। तो औद्योगिकरण का टॉपिक अपना लगभग खत्म हो गया है। औद्योगिकरण यूएसए में किस प्रकार में था और जर्मनी में किस प्रकार से था, इतने अधिक इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। मुख्य रूप से अपन ने बात कर ली कि औद्योगिकरण रशिया में किस प्रकार से था और जापान में किस प्रकार से था। तो औद्योगिकरण से संबंधित टॉपिक है न्यू इंपीरियलिज्म। न्यू इंपीरियलिज्म वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। न्यू इंपीरियलिज्म से संबंधित टॉपिक्स अनेक एग्जाम में आ रखे हैं। आरएस के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में अक्सर हर एक दो साल में इसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ल्ड हिस्ट्री में न्यू इंपीरियलिज्म। और न्यू इंपीरियलिज्म को अपन क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद, इसको अपन न्यू इंपीरियलिज्म कहते हैं। तो इस टॉपिक को समझने से पहले अपन बात करते हैं साम्राज्यवाद क्या है, जिसको अपन इंपीरियलिज्म कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इंपीरियलिज्म का मतलब है साम्राज्यवाद। और जो न्यू इंपीरियलिज्म है उसको कहते हैं नव साम्राज्यवाद, यानी नए प्रकार का साम्राज्यवाद। एक तो साम्राज्यवाद होता है, दूसरा बाद में एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद आया। तो साम्राज्यवाद अपन किसे कहते हैं? आसान शब्दों में अगर अपन समझने की कोशिश करें, जब एक ताकतवर देश अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक कमजोर देश में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड भारत में व्यापार करने के लिए आया है। व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने अपना राजनीतिक नियंत्रण भी भारत में स्थापित कर लिया। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अपन साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद अगर अपन बात करें एक देश में भी हो सकता है। जैसे मौर्य साम्राज्य ने अपने समय में अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, तो उसको भी मौर्यन इंपीरियलिज्म कहते हैं। उसको भी मौर्यन मौर्य के समय का साम्राज्यवाद कहा जाता है, गुप्त के समय का साम्राज्यवाद कहा जाता है। उन्होंने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश की और खूब सारे जो लोकल क्षेत्र हैं उनको हराने के पश्चात वहां पे अपना शासन स्थापित किया, तो उसको भी साम्राज्यवाद कहा जाता है। और एक देश अगर दूसरे देश में अपना नियंत्रण स्थापित करे उसको भी साम्राज्यवादी कहा जाता है। तो ये तो हम पूर्व के साम्राज्यवाद के बारे में बात कर रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या हुआ, एक नए प्रकार का साम्राज्यवाद, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, नव साम्राज्यवाद। तो ये जो नव साम्राज्यवाद है इसका टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है 1870 से लेके 1914। इसका मतलब क्या है? 1870 में अपन जानते हैं लगभग जर्मनी और इटली के जो एकीकरण है उसकी प्रक्रिया संपूर्ण हो चुकी थी। तो 1870 से लेके 1914 के बीच में नव साम्राज्यवाद अस्तित्व में रहा है। अब इसमें क्या हुआ, यह जो साम्राज्यवादी विस्तार है, दिस इंपीरियलिस्टिक एक्सपेंशन, यह साम्राज्यवादी विस्तार पूर्व के साम्राज्यवादी विस्तार से बिल्कुल अलग था। दिस इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन वाज डिफरेंट फ्रॉम पास्ट इंपीरियलिज्म। तो अब अंतर आने लग गया जो नए साम्राज्यवाद है। अब यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट है, इसी पे सवाल आता है अक्सर एग्जाम में। यह साम्राज्यवाद है, इट वाज, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा उसके बाद में उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दिस इंपीरियलिज्म वाज मोर नेशनलिस्टिक फिनोमिना देन इकोनॉमिक। अब क्या हुआ, नव साम्राज्यवाद में राष्ट्रवाद के तत्व बहुत अधिक थे। तो आप इसको समझ रहे हैं? जबकि जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक हालात हैं, जो व्यापार होता है, उसके बजाय जो राष्ट्रवाद है उसकी जो ताकत है बहुत अधिक थी नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब यह है कि जो पूर्व का साम्राज्यवाद है उसकी उसके पीछे मुख्य ताकत कौन सी थी? आर्थिक। यानी इंग्लैंड भारत में क्यों है? अपना राज कायम करने के लिए, क्योंकि भारत में उनको व्यापार करना था। उनका प्रथम उद्देश्य क्या था भारत में आने के पीछे? भारत में व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाया जाए। और जब भारत में आया, यहाँ पे व्यापार करना शुरू किया, और धीरे धीरे उनको पता लगा अगर हम अपने यहाँ पे राजनीतिक अधिपत्य भी स्थापित कर लेते हैं भारत में, तो हमें व्यापार करने में आसानी होगी। हम भारत की नीतियों को डिसाइड कर सकते हैं, भारत की व्यापारिक नीतियों को डिसाइड कर सकते हैं। हम और अधिक मुनाफा अपने देश में वापस लेके जा सकते हैं अगर अपन यहाँ पे राजनीतिक अधिपत्य स्थापित कर लें भारत में। तो इसी तरह इंग्लैंड ने धीरे धीरे भारत में अनेक चरणों में अपना राजनीतिक अधिपत्य भी स्थापित करना शुरू कर दिया, भारत में अपना पूर्णतः नियंत्रण कर लिया अंततः। लेकिन जो नव साम्राज्यवाद है इसमें क्या हुआ, यहाँ पे राष्ट्रवाद का तत्व अधिक था। यानी
जो देश जिन्होंने साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश की, दूसरे देश में आक्रमण किए, वहां पे अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की, उसके पीछे मुख्य ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक इतना नहीं था। मुख्य ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य उसके पीछे राष्ट्रवाद है। यानी उन देशों में राष्ट्रवाद की भावना अत्यधिक प्रबल थी। राष्ट्रवाद की भावना के चलते कई देश है, उन्होंने अफ्रीका के कई सारे देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना जो उन देशों में रही है। और जो नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत जो कॉलोनीज या उपनिवेश स्थापित किए गए, मुख्यतः अफ्रीका में किए गए हैं। अगर अपन नव साम्राज्यवाद की बात करें, अपन एशिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन अमेरिका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका संबंध मुख्यतः केवल केवल अफ्रीका से था, क्योंकि अफ्रीका एक शांत महाद्वीप रहा करता रहा। लेकिन हम देखते हैं 1870 के बीच में 1870 से लेकर 1914 के बीच में पूरे के पूरे अफ्रीका पे यूरोप ने अपना अधिकार कर लिया, इतने कम समय में, मात्र 30-40 सालों के अंदर। तो उसी को अपन नव साम्राज्यवाद कहते हैं। अब यह साम्राज्यवाद था, इसके पीछे और कौन सी ताकत थी? नेशनल प्रेस्टीज, यानी एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी एक राष्ट्र की जितनी अधिक कॉलोनी होगी, उस राष्ट्र की उतनी अधिक प्रतिष्ठा होगी। तो एक दौड़ शुरू हो गई, एक होड़ शुरू हो गई यूरोप के देशों के अंदर कि अधिक से अधिक संख्या में कॉलोनी की स्थापना की जाए अफ्रीका के अंदर। तो उन्होंने अपना क्षेत्रों का विस्तार करना शुरू कर दिया और अपना जो औपनिवेशिक साम्राज्य है उसको अफ्रीका में स्थापित कर दिया। फिर और कौन सा कारण है नव साम्राज्यवाद के पीछे? राजनीतिक रणनीतिक हित भी महत्वपूर्ण थे। जो भी राष्ट्र है, जैसे जो ताकतवर राष्ट्र, उसके रणनीतिक हित कौन से हैं? उसकी नेशनल सिक्योरिटी किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है? उसकी जो राष्ट्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनको किस प्रकार से पूर्ण किया जा सकता है? और अपने रणनीतिक महत्वों की पूर्ति करने के लिए उन्होंने अनेक आइलैंड पे अपने नेवल बेसिस भी स्थापित कर लिया। अफ्रीका के आसपास के जो आइलैंड है, जो द्वीप है, वहां पे नेवल बेसिस, अपना नौसेना का अड्डा भी बना दिया। तो नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट थी। एक तो राष्ट्रवाद की भावना होगी, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी, यानी राष्ट्र को सुरक्षित करने हेतु भी इन देशों ने अन्य देशों में अपना कब्जा जमाया और कई सारे द्वीपों पे अपने नेवल बेसिस की स्थापना कर दी। जैसे अपन देखते हैं, शुरुआत में फ्रांस ने उत्तरी अफ्रीका में अपना कब्जा जमा लिया। उत्तरी अफ्रीका के कई सारे देश है जहाँ पे फ्रांस ने अपना कब्जा जमा लिया। तो सारे के सारे जो एक्टिविटीज है ये न्यू इंपीरियलिज्म के अंदर ही आती है। और कौन सा कारण है जिसके कारण नव साम्राज्यवाद है अत्यधिक फैला इस छोटे से समय में 1870 से लेकर 1914 के बीच में? मिशनरीज एक्टिविटीज। क्या था? जब यूरोप और अफ्रीका के बीच में इंटरेक्शन शुरू हुआ, यूरोप वाले अफ्रीका में जाके बस गए, तो धीरे धीरे वहां पे जो ईसाई मिशनरीज थे, ईसाई मिशनरीज होते हैं जो ईसाई धर्म से संबंधित पादरी हैं, वो अन्य देशों में जाके क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को फैलाने का कार्य करेंगे। तो अफ्रीका में कई सारे यूरोपीय मिशनरीज वहां पे आए, उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने की कोशिश की उन्होंने। अब कई बार क्या हुआ, लोकल लोगों के साथ उनका क्लैश भी हो गया मिशनरीज का। हो सकता है कुछ संघर्ष भी हुआ हो, कहीं पे हिंसा भी हुई हो मिशनरीज के बीच में और जो लोकल लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं अफ्रीका के। तो यूरोप ने यह बहाना बना के, उन्होंने कौन सा बहाना बनाया यूरोप ने, कि जो मिशनरीज हैं अफ्रीका में काम कर रहे हैं उनको मॉल ट्रीट किया गया। मॉल ट्रीट का क्या मतलब? उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। इसको बहाना बनाते हुए यूरोपीय देशों ने अपना कब्जा अफ्रीका के उन क्षेत्रों में कर लिया। तो उनको एक बहाना मिल गया अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, अपनी कॉलोनी को स्थापित करने के लिए। हमारे देश से आए हुए मिशनरियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया यहाँ के लोगों के द्वारा, तो उन्होंने अपना इसको बहाना बनाते हुए अपना कब्जा वहां पे जमा लिया। और कौन सी फिलॉसफी थी जिसने बढ़ावा दिया नव साम्राज्यवाद का, जिसको कहा जाता है व्हाइट मैन्स बर्डन? बहुत फेमस ये लाइन है, व्हाइट मैन्स बर्डन। इसका मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या है? यानी जो श्वेत पुरुष है उसकी एक जिम्मेदारी है व्हाइट मैन्स बर्डन। जो रेसिस्ट लोग हैं वो क्या कहा करते थे कि जो श्वेत लोग हैं, यूरोप के जो गोरे लोग हैं, उनके ऊपर भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है कि जो असभ्य देश हैं अफ्रीका के, असभ्य देश है जो एशिया के, असभ्य देश है जो दक्षिण अमेरिका के, वहां पे जाके वो अपना राज स्थापित करेंगे, वहां के लोगों को शिक्षित करेंगे, वहां के लोगों को सभ्य बनाएंगे। तो असभ्य महाद्वीप को वो सभ्य बनाएंगे, असभ्य लोगों को वो सभ्य बनाएंगे। ये उनको निर्देश किसने दिए? व्हाइट मैन्स को उनको निर्देश दिए सीधा भगवान ने। तो ये एक बहाना था अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन के लिए, अपने क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में
कॉलोनीज स्थापित करने के लिए। तो ये फिलॉसफी, ये धारणा भी पीछे रही है नव साम्राज्यवाद के पीछे, जिसके कारण अनेक सारे जो अफ्रीका के देश है उनको पराधीन कर दिया गया। व्हाइट मैन्स बर्डन, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, उन्होंने इस चीज का जस्टिफिकेशन दिया कि हमारे जो मिशनरीज है उनके साथ मॉल ट्रीट किया गया, इसलिए हमने अपना अधिकार यहाँ पे कायम कर लिया। उन्होंने इसके एक्सक्यूज दिए गए कि व्हाइट मैन्स बर्डन है, हमारी जिम्मेदारी है कि मसभ्य लोगों को शिक्षित बनाएंगे, लेकिन ऐसा वास्तव में ये तो केवल कहने की बातें थी, वो वास्तव में अपना राजनीतिक और आर्थिक अधिकार पूर्ण करना चाह रहे थे उन क्षेत्रों में। फिर अगला क्या पॉइंट है, नव साम्राज्यवाद से संबंधित रैपिड, बहुत ही जल्दी हुआ, फटाफट हुआ, तीव्रता के साथ हुआ नव साम्राज्यवाद। पुराना जो साम्राज्यवाद था उसमें कई सारे साल लगे, 50, 60, 70 साल लगे, 80 साल लगे इंग्लैंड को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए। लेकिन नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत मात्र 30 सालों में पूरा का पूरा अफ्रीका का महाद्वीप भी यूरोप के कब्जे में आ गया, मात्र 30 सालों में। एक बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, बर्लिन कहाँ पे, जर्मनी में है। बर्लिन में कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 से लेकर 1885। तो यहाँ से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई अफ्रीका के कोलोनाइजेशन की, और वो कब खत्म हुई, 1914। तो मात्र लगभग 30 सालों में पूरा का पूरा अफ्रीका का महाद्वीप यूरोप के कब्जे में आ चुका था। तो संपूर्ण अफ्रीका का महाद्वीप किसको छोड़ के, इथियोपिया एक राष्ट्र है अफ्रीका में, लाइबेरिया, इथियोपिया, लाइबेरिया, इन दोनों देशों को छोड़ के संपूर्ण अफ्रीका का महाद्वीप यूरोप के कब्जे में आ गया। इंडिपेंडेंट नेशन कौन थे अफ्रीका में उस समय में, इथियोपिया, लाइबेरिया, इनको छोड़ के सारा का सारा महाद्वीप यूरोप के कब्जे में आ गया। फिर यूरोपीय लोगों ने अफ्रीका में आने के पश्चात नई नई तकनीक का भी सहारा लिया, न्यू टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड बाय देम। जैसे जब वो लोग अफ्रीका में आए, यहाँ पे रहने लगे, तो उनका किससे सामने हुआ, यूरोपीय लोगों को मलेरिया से। अनेक प्रकार की बीमारियां थी जो यूरोप में नहीं पाई जाती थी लेकिन अफ्रीका में पाई जाती थी। तो मलेरिया से कई सारे गोरे लोग मर गए यहाँ पे आके। तो उन्होंने रिसर्च करके, इन ताकतवर देशों में रिसर्च करके मलेरिया का उपाय भी ढूंढ लिया, मलेरिया की वैक्सीन भी उन्होंने ढूंढ ली। तो मलेरिया से बचना भी संभव हो सका और वो अधिक तीव्रता के साथ अपने क्षेत्रों का विस्तार अफ्रीका में कर सके। दूसरा उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, पावर्ड बोट, यानी उन्होंने तकनीक का भी सहारा लिया, पावर्ड बोट, यानी स्पीड से चलने वाली जो बोट होती है। अफ्रीका में खूब सारी नदियां थी, अफ्रीका में आवागमन के साधन को अच्छा बनाने के लिए, तीव्र बनाने के लिए उन्होंने पावर्ड बोट का इस्तेमाल किया, रिवर नेविगेशन, यानी नदी के माध्यम से आवागमन करने के लिए उन्होंने पावर्ड बोट का सहारा लिया, नाव का जो तीव्र गति से चलती है, जो मशीन से चला करती है। फिर इसके बाद एक है परकसन कैप, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। परकसन कैप ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, जैसे जो बंदूक थी वो अफ्रीका में इतनी कामयाब नहीं थी, यूरोप में बनाई हुई बंदूक, क्योंकि अफ्रीका में आर्द्रता बहुत अधिक थी, मॉइस्चर बहुत अधिक था। तो ये नई प्रकार की जो बंदूक है उनकी गोलियां बनाई गई, जिनको परकसन कैप कहा जाता है। गोली के आगे एक परकसन कैप लगा दिया गया, जिसके कारण जो मॉइस्चर था अफ्रीका के वातावरण में उसका सॉल्यूशन निकाल लिया गया। अब अफ्रीका में भी यूरोपीय गन्स का इस्तेमाल करना आसान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय लोग जब अफ्रीका में आए तो उन्होंने वहां के वातावरण को सुगम बना लिया, आसान बना लिया, क्योंकि पूर्व में अफ्रीका को एक डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, एक अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अफ्रीका में कोई यूरोपीय देश के लोग वहां पे जा ही नहीं पाते थे, वहां पे आवागमन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, वो बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था अफ्रीका, तो उसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था। कोई इतना इंटरेक्शन ही नहीं था शुरुआत में अफ्रीका और यूरोप के बीच में। और अफ्रीका को क्या कहा जाता था, इट वॉज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाइट मैन, यानी गोरे लोगों की कब्रगाह कहा जाता था अफ्रीका को। क्यों कहा जाता था, जो भी अफ्रीका वाले लोग, जो भी यूरोप के लोग अफ्रीका में आए वो धीरे धीरे मर गए यहाँ पे आके, यहाँ के वातावरण में वो एडजस्ट नहीं हो पाए, यहाँ पे अनेक प्रकार की बीमारियां थी, ट्रॉपिकल डिजीज जिन्हें कहा जाता है, तो वो लोग मर गए। तो उसको ग्रेवयार्ड कहा जाता था अफ्रीका को, यूरोपियन लोगों का ग्रेवयार्ड यानी कब्रगाह। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गई, उन्होंने तकनीक का सहारा लिया, उन्होंने मलेरिया की दवाई खोज ली, उन्होंने पावर्ड बोट का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें। उन्होंने अपनी बंदूक की गोली है उसकी संरचना में भी उन्होंने बदलाव कर लिया और अफ्रीका में रहना सुगम कर लिया। जब अफ्रीका में रहना सुगम हो गया तो अगला स्टेप क्या है, फिर उन्होंने अफ्रीका के देशों पे अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अफ्रीका के देश थे वो ताकतवर नहीं थे। और उनके देश में क्या हो रहा था, जो राष्ट्रवादी देश थे जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोपीय देश में क्या था, वहां के जो लोग थे, जो वहां के राइटर्स थे, जो वहां के थिंकर्स थे, उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया अपने देश में। उन्होंने लेख लिखे, उन्होंने अखबारों में आर्टिकल लिखा
और आर्टिकल लिख के लोगों को ये बताया कि जितनी कॉलोनी को हम अपने कब्जे में करेंगे, जितने क्षेत्रों को हम अपने कब्जे में करेंगे, उतना ही इन हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी। यानी देशभक्ति का प्रमाण क्या है किसी यूरोपीय देश के लिए उस समय? देशभक्ति का प्रमाण है उसके नंबर ऑफ कॉलोनीज, उसके कितने उपनिवेश है, एशिया में कितने उपनिवेश है, अफ्रीका में कितने उपनिवेश है। तो इसी कारण यूरोपीय देशों के बीच एक अंधी दौड़ शुरू हो गई कि अफ्रीका के जो बचे कुछ देश हैं उनको भी अपने क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाए और उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, उनका शोषण किया जाए। तो अपन थोड़ा सा और बात करते हैं न्यू इंपीरियलिज्म के बारे में। इट वाज अ मोर इफेक्टिव टूल ऑफ कॉलोनियल एक्सपेंशन। यह बहुत ही इफिशियंट तरीका था औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने का, बहुत ही इफिशियंट तरीका साबित हुआ न्यू इंपीरियलिज्म, क्योंकि ये नई जरूरतों के अनुसार था। इट वाज अकॉर्डिंग विद न्यू नीड्स, यानी नई जरूरतों के अनुसार था। ये जो नव साम्राज्यवाद है जो अफ्रीका में जिसको फैलाया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लाइन लिख रखी है समझने के हिसाब से, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन न्यू इंपीरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो औद्योगिकरण हुआ था यूरोपीय देशों में, पहले इंग्लैंड में हुआ, बाद में जर्मनी के अंदर हुआ, फिर फ्रांस के अंदर हुआ, आगे चल के यूएसए में भी औद्योगिकरण हुआ। तो जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी और जो नव साम्राज्यवाद था, इनके बीच में एक अंतर संबंध स्थापित था, एक अंतर संबंध था इनके बीच में। यानी औद्योगिकरण के कारण ही आगे चल के नव साम्राज्यवाद है। यानी औद्योगिकरण ने एक आधार प्रोवाइड किया, एक बेस प्रोवाइड किया नव साम्राज्यवाद के लिए। अब कैसे उन्होंने बेस स्थापित किया औद्योगिकरण? देखो औद्योगिकरण में क्या हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित की गई इंग्लैंड के अंदर, खूब सारा प्रोडक्शन हुआ, वस्तुओं का बहुत अधिक संख्या में प्रोडक्शन किया गया। अब इतनी अधिक वस्तुएं थी, वो सरप्लस प्रोडक्शन किया गया। सरप्लस का मतलब क्या? आधिक्य। आधिक्य में वस्तुओं का उत्पादन किया गया। इतने सारे वस्तुओं का करेंगे क्या? डोमेस्टिक जो एरिया है इंग्लैंड का, उसमें थोड़ी बहुत वस्तुएं कंज्यूम होगी, बची हुई वस्तुओं का क्या करेंगे? तो जो बची हुई वस्तु थी जो औद्योगिकरण के कारण उत्पन्न हुई, उनको बेचने के लिए उनको नए नए मार्केट की आवश्यकता थी। उन्होंने मार्केट के लिए क्या सोल्यूशन निकाला, क्यों ना हम अफ्रीका के देश में अपना राज्य वहां पे कायम कर लें, ताकि हमारे जो उत्पाद बने हैं उनको वहां पे हम बेच सके और वहां पे भी मुनाफा कमा सके। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल था न्यू इंपीरियलिज्म के लिए। एक प्रकार का इंसेंटिव दिया यूरोपियन देशों को अपना साम्राज्य अफ्रीका में स्थापित करने के लिए। उनको मार्केट की आवश्यकता थी, यूरोप को खूब सारा प्रोडक्शन हो गया, उनको कॉलोनीज की आवश्यकता थी, उपनिवेश कई सारे चाहिए थे उनको जो उनको अफ्रीका में मिले। फिर उनको रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता थी, कच्ची सामग्री। अब किसी भी वस्तु का अपन उत्पादन करते हो तो कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो इंग्लैंड को एक स्रोत मिल गया अफ्रीका में जो कच्ची सामग्री होगी, जैसे कपास हो गया, कपास का रुई हो गई, रुई का इस्तेमाल करके कपड़े बना लिए गए। तो रुई उन्होंने कहाँ से ली? अफ्रीका के देशों से ली। तो कच्ची सामग्री का स्रोत मिल गया अफ्रीका में, बने बनाए जो प्रोडक्ट है उनको बेचने का स्रोत मिल गया अफ्रीका में। तो कुल मिला के मुनाफा अत्यधिक कमाया यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के माध्यम से। फिर उन्होंने धीरे धीरे अफ्रीका के देशों में इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया, निवेश, यानी कुछ फैक्ट्री भी स्थापित कर दी। जैसे अपन बात करें जो दक्षिण अफ्रीका है, वहां पे डायमंड की माइंस है, हीरो की माइंस है दक्षिण अफ्रीका में। तो वहां पे निवेश किया इंग्लैंड ने, पहले वहां पे पैसा लगाया ताकि जो डायमंड है उनको निकाल सकें, दक्षिण अफ्रीका है वहां से। और एक और उन्होंने जब निवेश कर लिया तो उनका आवश्यकता महसूस हुई कि जो हमारा निवेश है अफ्रीका के इन देशों में, उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, और उस निवेश की सुरक्षा कैसे हो सकती है जब हम अपना यहाँ पे राजनीतिक अधिकार कायम करें, उसके साथ ही यहाँ पे सुरक्षा दे सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। तो सारे के सारे जो घटनाएं आपस में कड़ी की तरह जुड़ी हुई, किस प्रकार से औद्योगिकरण ने नव साम्राज्यवाद को और अधिक प्रबल बनाया। तो उन्होंने यूरोपीय क्षेत्रों को एनेक्स करना शुरू कर दिया। एनेक्स का मतलब होता है हिंदी के अंदर कि अपने विस्तार करना शुरू कर दिया, अपने क्षेत्रों को अपने देश में उन सीमाओं को मिलाना शुरू कर दिया। और जो कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जिनको एनेक्स नहीं किया गया, उन देशों के साथ क्या किया गया, उनको सेमी कॉलोनी बना दी गई। एक तो होती है कॉलोनी, कॉलोनी का मतलब है कि कंप्लीट कंट्रोल हो गया इंग्लैंड का किसी क्षेत्र में, जैसे भारत में इंग्लैंड का कंप्लीट कंट्रोल हो गया, उसको कॉलोनी कहा जाता है। दूसरी होती है सेमी कॉलोनी। सेमी कॉलोनी का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे चीन, इंग्लैंड ने चीन पे कभी अपना नियंत्रण स्थापित नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड का बहुत अधिक प्रभाव रहा है पूर्व में चीन के ऊपर, यानी उनकी नीतियों को प्रभावित किया है इंग्लैंड ने अपनी ताकत के द्वारा, लेकिन उनके क्षेत्र पे अपना अधिकार नहीं किया गया। तो उसे सेमी कॉलोनी कहा जाता है। सेमी कॉलोनी के कौन से एग्जाम्पल है? चाइना हो गया। चाइना पे कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था इंग्लैंड का, कभी प्रत्यक्ष
नियंत्रण नहीं था इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल था। उसी प्रकार से ऑटोमन जो तुर्की का क्षेत्र है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, वहां पे भी किसी भी यूरोपीय शक्ति ने अपना डायरेक्ट शासन स्थापित नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपना प्रभाव वहां पे जमाए रखा। तो नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत दोनों प्रकार की कॉलोनी थी, कंप्लीट कॉलोनी भी स्थापित की गई और सेमी कॉलोनी भी स्थापित की गई। फिर ये जो नव साम्राज्यवाद है कैसे डिफरेंट है, इट वाज यूनिक इन इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज एंड डिपेंडेंट नेशन। यानी जिन देशों में उन्होंने अपना राज्य कायम किया, जहां पे अपना अधिकार कायम किया, उन देशों को अभूतपूर्व तरीके से प्रभावित किया, इसलिए भी इसको नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। यानी प्रभाव बहुत अधिक बड़ा यूरोपीय देशों का इन क्षेत्रों के ऊपर। जैसे यहाँ कंपैरिजन कर रखा है ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म, जो पूर्व का साम्राज्यवाद था, जैसे इंग्लैंड ने किस प्रकार के भारत पे अपना राज्य स्थापित किया, फ्रांस भी भारत में है, तो उसको ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म कहा जाता है, यानी पूर्व का साम्राज्यवाद। यानी जो पूर्व का साम्राज्यवाद था उसमें क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, शोषण हुआ। जैसे इंग्लैंड भारत में आया, भारतीय लोगों का शोषण किया, लेकिन भारत में कोई व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव नहीं किए। इंग्लैंड का क्या उद्देश्य था, भारत में आने के पश्चात व्यापार हेतु भारत में आया, फिर यहाँ पे अपनी राजनीतिक शक्ति कायम कर ली और व्यापार में मुनाफा कमाता रहा। उसको अपन ट्रेडिशनल इंपीरियलिज्म कहते हैं। लेकिन कोई व्यापक आर्थिक और सामाजिक बदलाव नहीं किए गए। लेकिन नव साम्राज्यवाद के अंतर्गत टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कॉलोनी का, यानी अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले। कॉलोनी की रूपरेखा ही बदल गई सारी की सारी। यानी जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट नेशन, जो पश्चिमी देश थे, वहां पे जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया थी, उसका व्यापक प्रभाव पड़ा इन सारे कॉलोनीज के ऊपर। और जो क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे, जैसे जो कॉलोनीज थी वो कृषि आधारित कॉलोनीज थी। अफ्रीका के जो देश थे छोटे छोटे, वो कृषि आधारित क्षेत्र थे, लेकिन उनको औद्योगिकरण में शामिल कर लिया गया, औद्योगिकरण का एक हिस्सा बना लिया गया, लेकिन एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में हिस्सा बनाया गया था। इसका का सारा मुनाफा अफ्रीका में नहीं रहता रहा, औद्योगिकरण का, व्यापार का, ये सारा का सारा मुनाफा जो यूरोप के ताकतवर देश है उनको मिला करता रहा, व्यापार का मुनाफा। इनका केवल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, लेकिन फिर भी इनका नेचर चेंज कर दिया गया इन कॉलोनीज का, अफ्रीका में जो छोटे छोटे देश थे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो औद्योगिकरण है, उसको उसके लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके गया नव साम्राज्यवाद। यानी इट टुक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, यानी अपने जो औद्योगिकरण है उसको अपने चरम पे लेके गया, औद्योगिकरण अपनी पीक पे पहुंच गया नव साम्राज्यवाद के कारण। अब जो औद्योगिकरण है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब जो औद्योगिकरण है, इट स्टार्टेड ऑपरेटिंग एट वर्ल्ड स्केल। अब बहुत बड़े स्केल पे औद्योगिकरण ऑपरेट करने लग गया। बड़ा स्केल कैसे हो गया, एक तो यूरोप के देश हो गए, दूसरा अफ्रीका के देश में भी इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी वहां पे। तो एक बड़े स्केल पे औद्योगिकरण पहुंच गया और सर वर्ल्ड स्केल पे ऑपरेट करने लग गया। बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया, व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई पूरी दुनिया के अंदर। तो नव साम्राज्यवाद के कारण जो औद्योगिकरण है वो अपने पीक पे पहुंच गया। जैसे इसके अंतर्गत क्या किया गया, एक्सटेंसिव, कोऑर्डिनेटेड एंड इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ग्लोब। यानी जो पूरी दुनिया है वहाँ के लोगों का, वहाँ के संसाधनों का बहुत ही बेहतरीन और इफिशिएंट तरीके से यूज किया गया ताकि मुनाफा कमाया जा सके। उसी प्रकार से अफ्रीका के संसाधनों का दोहन किया गया, यूरोप के मुनाफे के होते, लेकिन बहुत इफिशिएंटली दोहन किया गया। बात यह है, जैसे अपन दक्षिण अफ्रीका की डायमंड माइंस के बारे में बात करें, हीरो की जो खान है दक्षिण अफ्रीका में, उसमें बहुत इफिशिएंट तरीके से उत्पादन किया गया। तो दुनिया में इस समय में 1870 से लेकर 1914 के बीच में वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ गया। दुनिया में जो प्रोडक्शन हो रहा था वस्तुओं को काफी अधिक बढ़ गया था। पुश कहां से मिला, औद्योगिकरण के कारण पुश मिला नव साम्राज्यवाद के कारण। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, व्हेन यूरोपियन स्किल्स कंबाइंड विद रॉ मटेरियल लेबर ऑफ एशियन अफ्रीका। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो यूरोप के स्किल्स थे, जो यूरोप के लोगों की एक्सपर्टीज थी, जो स्किल्स थे, उनको किसके साथ कंबाइन कर दिया गया, प्राकृतिक संसाधन जो एशिया में मिला करते थे, जो अफ्रीका में मिला करते थे। यानी तकनीक यूरोप की हो गई और संसाधन कहाँ के इस्तेमाल किए गए, अफ्रीका के। और इनका कॉम्बिनेशन के साथ क्या हुआ, औद्योगिकरण को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ अफ्रीका के देशों को, इसका सारा का सारा मुनाफा अफ्रीका में नहीं रहा। इस मुनाफे का 80% भाग सीधा का सीधा अपने इंपीरियलिस्टिक जो देश है, जो साम्राज्यवादी देश है, वहां तक पहुंचा।
सारा का सारा मुनाफा, इनको कुछ मिला नहीं इस प्रक्रिया में। फिर इसमें कुछ कंपैरिजन दे रखा है अफ्रीका से संबंधित कि इट वाज क्लोज टू यूरोप। अफ्रीका का जो महाद्वीप है यूरोप के काफी पास है, आपने अगर मैप देखा होगा यूरोप के काफी पास है अफ्रीका, उसके बावजूद भी इट वाज लास्ट टू बी कोलोनाइज्ड। सबसे अंत में उपनिवेश स्थापित किए गए अफ्रीका में, जबकि ये यूरोप के सबसे पास था, उसके बावजूद भी सबसे अंत में यहाँ पे फोकस किया गया। लेकिन जब फोकस किया गया अफ्रीका में तो 30 सालों में सारा का सारा अफ्रीका को पराधीन कर दिया। और जो अफ्रीका में जो प्रोसेस था कोलोनाइजेशन का, साम्राज्यवाद का, उपनिवेशवाद को, काफी पीसफुल प्रोसेस था, यानी कोई संघर्ष हुआ ही नहीं। अफ्रीका में काफी कमजोर ट्राइब्स रहा करती थी, कमजोर राष्ट्र थे वहां पे, तो संघर्ष हुआ ही नहीं यूरोप और उनके बीच में। तो काफी आसानी से पूरे के पूरे अफ्रीका के महाद्वीप पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और अगर अपन कंपेयर करें उसको एशिया के साथ, तो एशिया में संघर्ष करना पड़ा है यूरोप के देशों को, चाहे फ्रांस वाले भारत में आए, चाहे इंग्लैंड भारत में आए, चाहे डच भारत में आए, तो उनको भारतीय राजाओं के साथ यहाँ पे संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अफ्रीका में संघर्ष उनको करना ही नहीं पड़ा, काफी आसानी से पूरा का पूरा जो अफ्रीका है उसको अपने क्षेत्र के अंतर्गत मिला लिया गया। फिर बर्लिन कॉन्फ्रेंस भी 1884-1885 में, जिसके बारे में अपन ने बात की, इसके पश्चात ही नव साम्राज्यवाद की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में आप देखो, यूरोप का एक देश है, जर्मनी का एक देश है बर्लिन, वहां पे कॉन्फ्रेंस रखी गई। यूरोप के ताकतवर जो देश हैं उनके प्रतिनिधि आए यहाँ पे, और टेबल चेयर पे बैठ के उन्होंने स्केल और पेंसिल के माध्यम से, स्केल का प्रयोग करके, पेंसिल का प्रयोग करके पूरे के पूरे जो अफ्रीका है उसके मैप को रीड्रॉ कर दिया। ये एरिया हमारा, ये एरिया आपका, पेंसिल से लाइन खींच दी, ये एरिया फ्रांस का, ये एरिया जर्मनी का, ये एरिया बेल्जियम का, ये एरिया इंग्लैंड का। तो टेबल पे बैठ के उन्होंने पूरा का पूरा अफ्रीका का नक्शा है उसमें बदलाव कर दिया। तभी आप देखोगे जो आज के समय के अंदर जो अफ्रीका का नक्शा है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनी? तो बर्लिन कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी स्ट्रेट लाइन, ये एरिया फ्रांस का, ये एरिया बेल्जियम का। तो बहुत ही आसानी से पूरे के पूरे अफ्रीका पे यूरोप का कब्जा कर लिया गया, और उसी को नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। तो इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक अपन खत्म करते हैं। टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो इसकी आपको समझ होनी चाहिए कि क्यों हुआ नव साम्राज्यवाद, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसी के साथ ही अपने डिस्कशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।